Chalo guys, welcome back. Yesterday we completed till point number 30. We are going to start with concept number 31. I'll say. हाँ जी, 1 नवंबर एडमिट का. ओके. कृष्णा शर्मा नहीं, चांस नहीं. एक्सचेंज रेट, ये वर्ड कहीं सुना हुआ लगता है सर. अपन ने एक्सचेंज रेट कहीं तो भी सुना हुआ है. एक्सचेंज रेट मीन्स द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसी. लेट से मेरे पास $1 है. अब मैं डॉलर यहाँ तो यूज कर नहीं सकता, तो मैं बैंक में जाऊंगा, बैंक इसके बदले मुझे ₹75 देगा. सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज रेट. तो एक्सचेंज रेट इज नथिंग बट द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसीज. डिड यू गेट दिस? हाँ जी, दिस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज रेट. नाउ नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल इंटरमीडियरी. ध्यान देना बेटा ये वर्ड पे. फाइनेंशियल इंटरमीडियरी मतलब क्या होता है सर? एक ऐसा पर्सन. पहले एक्सचेंज रेट की लिटरल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ गिवन करेंसी दैट कैन बी परचेज फॉर 1 यूनिट ऑफ अनदर करेंसी. यानी कि नंबर ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी दैट यू विल गेट आफ्टर एक्सचेंजिंग 1 यूनिट ऑफ अनदर करेंसी. फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लाइक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में बैंक आएंगे, एनबीएफसीज आएंगे, और भी सर बहुत सारे लोग रहेंगे जो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में मांडवली करके देंगे. मांडवली यानी कि सर क्या हो सकता है? लेट से आपको किसी के साथ ट्रांजैक्शन करना है, सप्लायर के साथ ट्रांजैक्शन करना है, डेटर के साथ ट्रांजैक्शन करना है. अब ये ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए कौन बीच में आएगा सर? बैंक. तो इस बैंक को बोला जाएगा फाइनेंशियल इंटरमीडियरी. लेट से कल करके आपको लोन चाहिए, तो लोन आपको दिलवा के देगा एक एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, वो भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है. यानी कि सर ये मेन ट्रांजैक्शन को पूरी तरीके से इनिशिएट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आते हैं ये लोग. पढ़ते हैं. Financial intermediaries are basically party or the person who act as a link between a provider who provides security and the user who purchase the security. तो बेटा फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में बहुत लोग आते हैं. इन्होंने यहाँ पे सिर्फ स्टॉक मार्केट के फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के बारे में बात किया. क्यों? क्योंकि अभी अपन बेसिक्स ऑफ स्टॉक के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं. अपन स्टॉक के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं. लेकिन वैसे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज अगर आप बैंकिंग में जाएंगे तो वहां पे उसका मतलब रहता है बैंक्स, एनबीएफसीज. नेक्स्ट है होल्डिंग पीरियड. बेटा होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या है? मैंने अगर मान लो तुम्हारे हाथ में ग्लास दे दिया और बोला 10 मिनट तक पकड़ के रख, और बाद में पूछा कितनी देर के लिए पकड़ के रखा तूने ग्लास, तो तुमने बोला सर 10 मिनट. मैंने पूछा होल्डिंग पीरियड कितना, तुमने बोला सर 10 मिनट. यानी होल्डिंग पीरियड क्या हुआ? होल्डिंग पीरियड इज द टाइम फ्रॉम द परचेज ऑफ द सिक्योरिटी टिल यू सेल दैट सिक्योरिटी. तो जितने टाइम तुमने सिक्योरिटी अपने पास रखी से बोला जाता है होल्डिंग पीरियड. Now you will ask me, sir, why it is important? It is important to know the return on your investment. For example, आपने सिक्योरिटी होल्ड करी है 1 साल के लिए. आपने खरीदी 300 में, बेच दी 350 में या 400 में, 330 पकड़ लेते हैं. सो 1 साल में आपने कितना अर्न किया? 30 रुपीज़, यानी 10% अर्न किया. अगर मैं बात करूं परसेंटेज टर्म में, तो आपने अर्न किया 30 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 10%. पर यही अगर होल्डिंग पीरियड 2 साल है और 2 साल में आपने 30% कमाया, तो रिटर्न कितना हो जाएगा? 5%. तो होल्डिंग पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है? होल्डिंग पीरियड बताता है कि आपने कितने टाइम में कितना रिटर्न अर्न किया. हो सकता है सर, मेरे को एक बात बताओ, एक दिन के अंदर आपने 300 रुपये लगाए और 350 रुपये डाल दिए. तो अब मुझे बताओ कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव है सर? ऑब्वियसली ये, क्योंकि सर उसने एक दिन में 50 का रिटर्न दिया. अगर मान लो ये एक दिन में 305 भी देता ना, तो भी ये ज्यादा रिटर्न दे रहा है. क्यों? क्योंकि सर एक दिन में 5 रुपए का रिटर्न दे. तो होल्डिंग पीरियड इंपॉर्टेंट क्यों? ये जानने के लिए तुमने कितने टाइम होल्ड किया है. दूसरा रीजन बताता हूं, आपको शायद पता नहीं है कि आपको कैपिटल गेन लगता है. ये 300 से 330 रुपए हुआ है ना, तो इसमें कैपिटल गेन हुआ है. 300 का कैपिटल 330 का हो गया, तो इस पर लगता है टैक्स. कई बार शॉर्ट टर्म लगता है, कई बार लॉन्ग टर्म लगता है, डिपेंड करता है होल्डिंग पीरियड पे. एसी से कैंसिल हुआ बिकॉज गवर्नमेंट परमिशन नहीं दी है सीए का. मत बोलो सीए का एग्जाम इस बार कैंसिल होने की, मत करवाओ, दुआ करो. मैं तो बोलता एक आधी मन्नत मांग लो कि एग्जाम हो जाए. आगे भी तो बढ़ना है यार. यही सेम चीज़ कितनी बार पढ़ते रहेंगे, कितनी बार पढ़ाते रहेंगे, आगे बढ़ना है. होल्डिंग पीरियड इज द टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच द कैपिटल असेट इज हेल्ड ओड बाय इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन. द होल्डिंग पीरियड इज टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्लेजिंग द एसेट एज कोलैटरल. ये एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है इन्होंने कि होल्डिंग पीरियड कभी भी आपका कंसिडर किया जाता है. फॉर एग्जांपल कल करके आप ना एक बैंक में गए और आप बोले साहब मेरे को एक एलसी निकालनी है. वो बोला ठीक है निकालो, आप मुझे कुछ कोलैटरल, कुछ गिरवी दे दो.
एलसी क्या कॉन्सेप्ट होता है मैं बताऊंगा। तो बोला कुछ गिरवी रखो, तो मैंने उसको दे दिया स्टॉक शॉर्ट टर्म के। बोलेगा नहीं चलेगा। मैंने बोला क्यों नहीं चलेगा, 5 करोड़ के स्टॉक है। बोलेगा कभी भी बेच सकते हो तुम, इसका होल्डिंग पीरियड भी 3 दिन पुराना है, हो सकता है तुमने से मुझे दिखाने के लिए लिया है, पर अगर मैं इसकी जगह ज़मीन देता हूँ या कोई घर देता हूँ, घर के पेपर देता हूँ, तो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि होल्डिंग पीरियड बहुत लॉन्ग है, ज़्यादा टाइम के लिए रखा जाता है अपने पास। सर मैं हर चैप्टर के बाद उसके एमसीक्यू करता हूँ। सर आपका फुल परफेक्ट है नोट्स लेक्चर। हाँ नहीं होगा कैंसिल, इस बार तो नहीं होगा, इंस्टीट्यूट की आंगों पे आई है बात, वो नहीं करेगा। इंडेक्स, क्या तुमने कभी इंडेक्स के बारे में सुना है? हाँ सर हमारी नोटबुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स देखा। हट, वो इंडेक्स नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडेक्स इन स्टॉक मार्केट। क्या आपने निफ्टी के बारे में सुना है? क्या आपने निफ्टी 50 वर्ड सुना है? तो वो 50 स्टॉक का इंडेक्स है, यानी कि वहाँ पे इन सारे स्टॉक्स का एवरेज मूवमेंट चलता है। सिमिलरली बीएससी के अंदर आप देखेंगे, वहाँ पे आपको सेंसेक्स के अंदर 30 स्टॉक मिलते हैं, 30 स्टॉक का इंडेक्स है। तो इंडेक्स क्या है? इंडेक्स बेसिकली आपके सारे स्टॉक का एवरेज मूवमेंट बताता है, ये इकोनॉमी का भी डायरेक्शन बताता है। हो सकता है इस 30 स्टॉक के अंदर, 30 स्टॉक के अंदर 5 स्टॉक गिर रहे हों, 25 स्टॉक बढ़ रहे, तो ओवरऑल अपवर्ड मूवमेंट बताता है। हो सकता है सर 25 स्टॉक गिर रहे हो, 5 स्टॉक बढ़ रहे, तो डाउनवर्ड मूवमेंट बताएगा वो। समझ में आया? तो ये इंडेक्स है, ये डायरेक्शन बताता है, बेसिकली एवरेज रहता है स्टॉक का, और मैं आप सबको यहां पे इन्वेस्ट करने के लिए बोलता हूं। अब एक बात जान के आपको हैरानी होगी, सर क्या बात, निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक है और उसका एवरेज लगभग अभी 12,000 चल रहा है, और सेंसेक्स के अंदर 30 स्टॉक हैं और उसका एवरेज निकल रहा है लेट्स से 40,000। और कमाल की बात यह है कि इन दोनों में लगभग कंपनीज कॉमन है, फिर भी यहाँ पे 50 का एवरेज 12 आ रहा है और यहाँ 30 का एवरेज 40 आ रहा है ना अजीब बात। सर ज्यादा कंपनीज है, यहाँ कम कंपनीज है तो भी एवरेज ज्यादा आ रहा है, यहाँ ज्यादा कंपनीज है, यहाँ पे 50 कंपनी होने के बाद 50 कंपनी का टोटल लेने के बाद 12,000 इसका। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये एवरेज कैसे निकालते हैं, इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबका अलग अलग तरीका है। तो अपन ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि जिसमें स्टॉक ज़्यादा उसका एवरेज ज़्यादा ही होगा, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग तरीके रहते हैं इनके। तो इंडेक्स क्या है? बेसिकली सारे सिक्योरिटीज़ का मिक्सचर है, अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ चेंज इन द इकोनॉमी ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। Such indices have their own calculation methodologies and are usually measured as a percentage of change in the base value over the period of time। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ निफ्टी 1 साल पहले 10,000 था, आज 12,000, इससे मुझे क्या पता चलता है? इससे मुझे ये पता चलता है सर स्टॉक मार्केट 20% बढ़ा। इससे कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक कितना बड़ा ये नहीं पता चलता, इससे ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना पता चलता है, या फिर स्टॉक में कितना मूवमेंट आता है ये पता चलता है। लेटर ऑफ क्रेडिट आगे आएगा, अभी एलसी आएगा, आगे एलसी आगे आएगा। रोहित रोंगे पाटिल, आई गेस यू आर सीए फाइनल स्टूडेंट एंड आई थिंक यू शुड फोकस मोर ऑन योर सीए फाइनल स्टडीज रादर देन वेस्टिंग टाइम हियर, इज इट? आई सर, इंटरनेट ट्रेडिंग। अब इंटरनेट ट्रेडिंग में क्या बताना है? आप सभी को पता है इंटरनेट ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग थ्रू कंप्यूटर एंड अदर एप्लीकेशन। पर ये पॉइंट मैंने क्यों लिया है? क्योंकि सेबी ने ईयर 2000 जनवरी 2000 से इंटरनेट ट्रेडिंग अलाउ कर दिया। मुझे ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे इसीलिए लेना था, अदरवाइज मैं पॉइंट लेता क्यों? इंटरनेट ट्रेडिंग में ये पॉइंट लेता क्यों? इंटरनेट ट्रेडिंग मैंने पॉइंट इसलिए लिया है क्योंकि जनवरी 2000 के अंदर सेबी ने अलाउ कर दिया। सर एलआईसी 2 दिन पहले आया निफ्टी 50 में, स्टॉक में कंटिन्यूसली शफलिंग होती रहती है, जैसे जेट एयरवेज को कभी हटा दिया जाता है, येस बैंक पहले हुआ करता था उसको हटा दिया गया है, तो सब सड़े हुए आम बास्केट से निकाल दिए जाते हैं। बेसिकली एक्सचेंज क्या है, इंडेक्स क्या है? इट इज अ बास्केट ऑफ स्टॉक, बास्केट ऑफ स्टॉक्स का एवरेज है, तो सड़े हुए आम को तो निकाल ही दिया जाता है ना सर, है जी? क्लियर छे का नहीं? प्री ओपनिंग सेशन, प्री ओपनिंग सेशन 9 बजे से 9:15 बजे रहता है। अब आपको पता होगा मार्केट के वर्किंग आवर्स कौन से रहते हैं, मैं आपको बता दूं, 9:15 से 3:30 बजे तक मार्केट के वर्किंग आवर्स रहते हैं, और 3:30 से 4 बजे तक ब्रोकर्स बैकएंड में कैलकुलेशन करते हैं। वो मार्केट हमारे लिए तुम्हारे लिए ओपन नहीं रहता, वो ब्रोकर्स के लिए रहता है, कुछ टेम्पररी मिसमैच हो जाते हैं तो वो उसको चेकआउट करते हैं। अब आइए प्री ओपनिंग सेशन, सर मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे,
तो 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक आपको प्री ओपनिंग सेशन मिलता है। ये प्री ओपनिंग सेशन में होता क्या है, लेट से आपने आज रात को एक ऑर्डर प्लेस करके रख दिया जिसको अपन बोलते हैं AMO, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। क्या बोला बेटा मैंने, 3:30 के बाद आपने एक ऑर्डर प्लेस करके रख दिया AMO, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। अब ये ऑर्डर तो कल 9:15 बजे ही खुलने वाला है, एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा पता नहीं, पर आपको आज रात को ही फिर से पता चल गया थोड़ी देर बाद कि ये स्टॉक गिरेगा, और आप बोलोगे मैंने तो स्टॉक का ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो 9 बजे से 9:15 बजे तक आपको ऑर्डर मॉडिफाई भी करने दिया जाता है, नया ऑर्डर भी प्लेस करने दिया जाता है, या कैंसिल करने की भी अनुमति रहती है। तो इन शॉर्ट प्री ओपनिंग सेशन में आप AMO, आफ्टर मार्केट के ऑर्डर्स को करेक्ट कर सकते हो, नया ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। बात क्लियर है बेटा? ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन का मेथड अलग है। कई बार एवरेज निकलता है, कई बार वेटेड एवरेज निकलता है, अलग अलग मेथड्स हैं। निफ्टी में 50 कंपनी कैसे चूज करते हैं, वो तो एक्सचेंज चूज करता है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो चूज करता है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो तो आपका फंड मैनेजर भी तो चूज करता है अपने हिसाब से 50 कंपनी, 60 कंपनी, 100 कंपनी, उसी तरीके से ये लोग भी चूज करते हैं अपने हिसाब से। ये इंडिया को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करने वाली कंट्रीज रहती है। सर निफ्टी 50 कंपनीज उन्हीं को चूज करते हैं ना जिनका इफेक्ट पूरे शेयर मार्केट में होता है। ऐसी कंपनीज को चूज करते हैं जो मार्केट को ट्रूली रिप्रेजेंट करती है। ऐसा नहीं है, मेथड ऑफ कैलकुलेशंस अलग है। ऐसा नहीं है सबका टोटल ले लिया डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 50, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मेथड जो भी अलग है होने दो। टेल मी व्हाई वन इज Ronge Patil, go and study your CA final. I think you won't be able to clear CA final if you are wasting your time here. You are such a stupid person that this is the revision lecture. I have already covered why I am giving justification to such a stupid guy who's having his exam on 21st of November, but he's wasting his time. I think you are the creepiest soul I have ever seen in my life, and I should report you. Such a stupid person I have ever seen in my life. भाई तेरे को पास होना है या नहीं? He is missing the analysis. आजा भाई कर ले मेरे साथ एनालिसिस, आजा। He is missing the analysis. जा भाई जा, जहाँ से आया तू वहाँ जा, CA फाइनल में पास हो जा, क्लियर हो जा, मेरे सामने आजा, आजा तू यहाँ पे बैठ के तू पढ़ाना चालू कर देना। मिसिंग द एनालिसिस बेटा एक दिन में खरीद सकता हूँ, तेरे को स्टॉक में इतना अर्न कर लेता हूँ, एक दिन में खरीद सकता हूँ बैठे बैठे। आजा तू किसी भी दिन आजा, सामने कर लेते शास्त्रार्थ। कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। चलिए जी, और अगर मान लो तेरे को किसी ने भेजा है ना तो बेटा तू जा वहाँ पे, अपना दिमाग और टाइम वेस्ट मत कर। तेरे से फाइनल तो क्लियर होने से रहा, तभी तू यहाँ पे मुंह मारने आया है। ओ भाई तू मोदी जी से जाके बात करना, ओ भाई इसको रिपोर्ट करो रे, हर कोई रिपोर्ट कर दो। अब मैं कर रहा हूँ तो ये पता नहीं हो क्यों नहीं रहा। क्या आदमी है यार। अब ये इंडियन सिस्टम पे आ गया, अभी थोड़ी देर बाद ICI पे आ जाएगा, थोड़ी देर बाद बोलेगा मेरी कमाई नहीं हो रही। ओ भाई तेरे को परेशानी है तो मेरा नंबर ले ले, ऐसे दुखी आत्माओं का मैं निवारण जानता हूँ। आ जाइएगा, 7410134858 इज माई नंबर। वापस से सुन लेगा क्योंकि तेरे पास समय बहुत है, भयंकर समय है तेरे पास। आ जा तू, अपन करते शांति से बात। हो सकता है तेरे जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी है, पता चला अभी नए डिवाइस से वापस आ जाए तू। मूर्खों का बाजार है देश में। हाँ जी, तो प्री ओपनिंग सेशंस रहता है, ये वाला सेक्शन बहुत क्रूशियल रहता है। कभी भी आप देख रहे हैं CNBC आवाज वगैरह, कभी भी आप चैनल जब भी ओपन करेंगे ना तो ये सेशन बहुत क्रूशियल रहता है। 9 से 9:15 बजे तक आपको पिछले दिन घटी हुई सारी घटनाएं के बारे में बता देते हैं, और मार्केट के अंदर आपको बोलते हैं कि ये पोजीशन बना लो। कभी भी आप देखना 9:15 से 9:20 9:25 तक मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट रहता है, बहुत वोलाटिलिटी रहती है। फिर मार्केट स्टेबल हो जाता है, और जब मार्केट खत्म होने वाला रहता है ना तभी फिर से वोलाटिलिटी आती है। दिन भर में थोड़ी शांति रहती है मार्केट के अंदर। अब
अब वो मोदी जी पर आएगा और वो बोलेगा कि सर ये है वो है, क्या मालूम किसका क्या चल रहा है। ट्रेडिंग सेशन क्या होता है? ट्रेडिंग सेशन यानी कि 9:15 से 3:30 का टाइम। The period of time stock market is open for trading for both seller and buyer. Within this time frame, all the order of the day must be placed. Here, all the order placed in pre-opening sessions are matched and executed. तो बेटा जो प्री ओपनिंग सेशन में भी ऑर्डर प्लेस किए रहते ना, अगर तुमने 9:02 पे भी ऑर्डर प्लेस किया तो 9:15 ही एग्जीक्यूट होगा, अगर होने लायक रहा तो, अगर आपका ऑर्डर मैच कर गया तो। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है। जब सर्किट लग जाता है, मार्केट को भी सर्किट लगता है, पता है आपको? मार्केट को सर्किट लगता है, मार्केट भी हॉल्ट कर देता है, ट्रेडिंग बंद कर देता है मार्केट। बीच में कोई तो भी इंसिडेंस हुआ था कि मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी आ गई कि मार्केट बंद रखना पड़ा, बंद कर दिया मार्केट, करना पड़ता है एक्सट्रीम वोलेटिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेडिंग सेशन, समझ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नाम से ही समझ में आता है रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लगा के कितना पैसा मिला, इज नथिंग बट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यू लेंट मी 100 रुपीज, आपने मारे को 100 रुपए दिए और मैंने 1 साल बाद आपको 113 रुपए दिए, तो क्या मैं कह सकता हूं आपने इस पूरे ट्रांजेक्शन में रिटर्न 13 रुपए अर्न किया? कितने रुपए लगा के? 100 रुपए लगा के। कैन आई से योर रिटर्न इज 13%? यस सर। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माने कि कितना रिटर्न मिला कितने रुपए लगा के। सर क्यों जानना जरूरी है? कल करके आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे तो ये जानने के लिए इच्छुक रहोगे कि ये म्यूचुअल फंड ने रिसेंटली कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया। कभी भी बताते हैं आपको फंड का परफॉर्मेंस, ये फंड ने रिसेंटली कितना परफॉर्म किया। बात समझ में आ रही है आपको? तो फंड का परफॉर्मेंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे पता चलता है सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? तो आपको बताते हैं लास्ट 3 मंथ्स में इतना अर्न किया हमने, एवरेज 6 महीने में इतना अर्न किया, साल भर में इतना अर्न किया, 5 साल में इतना अर्न किया। तो आप उसके पास्ट रिकॉर्ड को कंपेयर करते हो। रिकॉर्ड को कंपेरिजन के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ता है आपको, ROI। नहीं CA फाइनल स्टूडेंट नहीं लगता मेरे को, नहीं तो मेरे चैनल पे क्या करता, मैं CA फाइनल लेता ही नहीं हूँ, क्यों उठ कर आएगा। और इतनी फुर्सत में कि पहले तो इसमें गया, क्या बोलते हैं, इको के लेक्चर में आया, फिर वेट किया और फिर वापस आया। ऐसे फाइनल के स्टूडेंट हैं क्या? अब सिस्टम को गाली देगा, बाद में बोलेगा सर तुमने एग्जाम कैंसिल करवाई। चलो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज में रहता है बेटा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी विथ विच द मैनेजर यूज द रिसोर्सेस अवेलेबल विद देम। तो ये क्यों यूज होता है? ये इसलिए यूज होता है कि कल करके तुम पैसा देने वाले म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड मैनेजर को देने वाले हो, तो वो कितनी एफिशिएंसी से, किस एफिशिएंसी से तुम्हारे पैसे को कमा के लगा रहा है, कितनी एफिशिएंसी से रिटर्न दे रहा है, ये मेजर करना जरूरी है। नहीं तो तुम म्यूचुअल फंड मैनेजर का मुंह देखकर थोड़ी पैसे लगाओगे। उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसका पास्ट रिकॉर्ड देखा जाता है, उसने कितने पैसे लगा के कितने पैसे निकलवा के दिया। बेटा एक्सट्रीम प्रेशर रहता है इन लोगों पे। अब ये मूर्ख मेरे को कॉल कर रहा है। बेटा क्या बोला मैंने? अभी मैं आपको बताता हूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे बेटा। आप ऐसे ही मुंह देख के तो किसी के अकाउंट में पैसा नहीं लगा देंगे कि भैया हाँ ये रिलायंस का म्यूचुअल फंड मैनेजर तो अच्छा होगा। नहीं, उसका पास्ट रिकॉर्ड देखा जाता है कि कितने पैसे लगवाए, उसके थ्रू उसने कितना रिटर्न दिया, जेन्युइनली आपको बताया जाता है। समझ में आया? expressed in percentage और subsidiaries, डिफरेंट कंपनी है, डिफरेंट इंडस्ट्री हैव डिफरेंट ROI। तो सर हर कंपनी का अलग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहता है। जो कंपनी मैच्योरिटी स्टेज में रहती है ना, जो स्टेबल डिविडेंड देती है, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम रहता है, पर वहाँ स्टेबिलिटी रहती है। कुछ कंपनी जो नई कंपनीज रहती है, नए नए स्टार्टअप रहते हैं, यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही वोलाटाइल रहता है। इनिशियली कुछ नहीं मिलता, बाद में बहुत धुपाड़ से मिलता है, लेकिन एक मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंचने के बाद डिविडेंड काम हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, रिटर्न स्टेबल हो जाते हैं। आइए जी पढ़ते हैं स्टॉक स्प्लिट के बारे में। क्या आपने MRF के शेयर के बारे में सुना है? क्या आपने कभी स्टॉक स्प्लिट के बारे में सुना है? क्या आपने कभी MRF के बारे में, शेयर के बारे में सुना है? हाँ सर, हमने MRF के शेयर के बारे में सुना है। हमने ये भी सुना है कि सर वो 60,000, 68,000, 65,000 के अराउंड ट्रेड होता है। ठीक है, 60, 65, 60 के अराउंड ट्रेड होता है।
तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे एक शेयर परचेस करना है तो इतने रुपए देने पड़ेंगे, तो शायद मैं एक शेयर भी परचेस ना कर पाऊं। तो पता है कंपनी क्या करती है, ये 60,000 के ना 5 शेयर बना देती है, ठीक है। एक 60,000 के शेयर की जगह 12,000 के 5 शेयर बना देगी। तो यहां पर क्या हुआ, शेयर की वैल्यू 1/5 हो गई और नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो गए। तो भैया 5 शेयर हो गए और पर शेयर की वैल्यू 12,000, क्या वैल्यू इंटैक्ट है? हाँ सर। तो स्टॉक स्प्लिट के कारण कभी भी वैल्यू इंटैक्ट रहती है, बट एक चीज होती है क्या सर, अब एक शेयर 12,000 के आएगा, पहले मुझे एक शेयर भी खरीदना पड़ता था, आधा शेयर तो खरीद नहीं सकता था, या 1/5 शेयर तो खरीद नहीं सकता था, तो मेरे पास चाहकर भी चांस नहीं था कि मैं एमआरएफ के अंदर पैसा लगा पाऊं 60,000 से कम। लेकिन अब मेरे पास चांस आ गया। तो ऐसे समय नए इन्वेस्टर मार्केट में कूदते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ही स्टॉक स्प्लिट होता है बहुत सारे लोगों की रीच में वो स्टॉक आ जाता है, और जैसे ही वो स्टॉक लोगों की रीच में आ जाता है ना, डिमांड बढ़ती है स्टॉक की और प्राइस थोड़ा अप होता है। एक्चुअली प्राइस में कोई वेरिएशन आना नहीं चाहिए, पर वेरिएशन आ जाता है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर, इंट्रिंसिक वैल्यू के कारण, अदर फैक्टर के कारण। वोलेटाइल स्टॉक। An attempt to increase the number of outstanding share of the company by splitting the existing share। क्या ये आपको समझ में आया? एक मिनट में चार्जर लेकर आया। कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। अपन ने लेवल 1 कंप्लीट किया, अपने को लेवल 2 और लेवल 3 आज करना है कंप्लीट। जी सर, स्टॉक स्प्लिट एक बार कुछ नहीं करते, अभी मैं बताता हूँ, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं। ये एमआरएफ का शेयर है 65,000 का, 32,500 के 2 शेयर। टोटल में वो कागज उतना का उतना ही, टोटल में वो शेयर की टोटलिटी में वैल्यू उतनी, पर अब एक शेयर की वैल्यू आधी हो गई और नंबर ऑफ शेयर डबल हो गए। सर लेट से 60,000 का शेयर है, 30,000, 15,000 के 4 शेयर, 7,500 के 8 शेयर। बात समझ में? स्टॉक स्प्लिट क्यों करा जाता है? लोगों की रीच में आ जाए वो शेयर। देखो कोई कंपनी अगर बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म कर रही है सालों से, तो उसका शेयर प्राइस तो बढ़ना ही है ऑब्वियसली। लेकिन अगर शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो लोगों की रीच के बाहर चला जाता है, स्टॉक के अंदर वोलेटिलिटी नहीं आती, ठीक है, स्टॉक के अंदर मोमेंट नहीं आता। तो मोमेंट पैदा करने के लिए उसका प्राइस थोड़ा कम किया जाता है। तो प्राइस कम नहीं कर सकते, उसकी जगह एक स्टॉक 60,000 का था, उसको कट करके 2 स्टॉक दे दिए, यानी 1 किलो के केक की जगह आधा आधा किलो के 2 केक बना दिए। सर ऐसे पागल लोग, छोड़ो उनके, छोड़ो। टोटल कैपिटल रिमेन सेम, यस। श्वेता चंद्रा, यस। सर एफआईआई और एफपीआई तो बास्केट ट्रेडिंग करती है, तो वो भी जब सेल करते होंगे तो क्या वो शेयर्स साथ में सेल करते हैं? देखो जो बास्केट ट्रेडिंग करता है उसका तो फ्लैट ही सारे ही शेयर सेल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही बास्केट ट्रेडिंग करते हैं, वो लमसम भी एक आधी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं।
बास्केट में किया तो सब सेल हो जाएगा, बास्केट बाय किया तो बास्केट ही सेल होगा। मतलब टोटल शेयर को अलग अलग डिवाइड करना, हाँ शेयर्स बढ़ा देना। कल करके समझो प्रगति अवस्थी के पास 60,000 का एक शेयर था, अब उसके पास 30,000 के 2 शेयर होंगे, तो प्रगति बोलेगी मेरे को क्या फर्क पड़ता है, 60,000 का एक है 30,000 के 2 हैं, क्या फर्क पड़ता है। सर जो आपने स्टॉक के नाम बताए हैं उसके बारे में बताना, कौन से स्टॉक के नाम बताए मैंने। लेवल 2 में आते हैं बेटा, लेवल 2 में आते हैं, थोड़ा लेवल अप करते हैं। लेवल 2 में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, लेवल 2 के अंदर अपन थोड़े और डिफिकल्ट लेवल पे आएंगे। अब बात करते हैं बेटा थिन मार्केट की। थिन मार्केट मतलब क्या होता है, जहां पे ज्यादा बाइंग सेलिंग नहीं चालू है। सर थिन मार्केट है, कुछ खास काम नहीं चल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है। हेयर कट भी एक कॉन्सेप्ट होता है, पता है आपको हेयर कट, यानी कि अगर आप अपनी सिक्योरिटी किसी को बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कुछ पैसा कट करके लेता है। आपने 1 करोड़ की सिक्योरिटी परचेज करी, वो बोलता है मैं 90 लाख में खरीदेगा, तो को पैसे की जरूरत है, उसको बोला जाए हेयर कट, ठीक है। तो अलग अलग नाम यूज करे जाते हैं। तो थिन मार्केट यानी ज्यादा बाइंग सेलिंग नहीं हो रही है। अ मार्केट इन विच देयर आर कंपैरेटिवली लो नंबर ऑफ बिड टू बाय एंड ऑफर टू सेल, सिंस द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज लो द प्राइस आर वेरी वोलाटाइल। सर यहाँ पे बहुत कम ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बहुत कम ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। एक आधा बायर उठ के आ जाता है, एक आधा सेलर आ जाता है, तो जो अपने मन में आए वो प्राइस बोलते हैं। यहाँ पे ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है। क्यों नहीं हो रही सर ज्यादा ट्रेडिंग, तो स्टॉक इतना शायद अट्रैक्टिव नहीं है। जी, पहले मैं वो जब शो देख रहा था 1992 स्कैम, मुझे लगा कि स्टूडेंट्स को तो समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि पहले एपिसोड में ही उसने टेक्निकल टर्म्स बोलना चालू किया, पर बाद में वो उसको एग्जीक्यूट मतलब बता रहा था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो लोगों को शायद समझ में आया होगा। मुझे तो खैर सारे टर्म्स समझ में आए, मुझे बस 1-2 चीज़ें नहीं समझ में आती थी। वो ब्रोकर इतना एफिशिएंटली स्टार्टिंग में, जिनको क्या बोलते थे, ब्रोकर को क्या बोलते थे, वो जो जाके वहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह लेकर आते थे, खरीदते बेचते थे, कुछ तो भी वर्ड था उसके लिए, वो इतना एफिशिएंटली या मिसमैच कैसे नहीं होता था उनके काम में, बड़ी अजीब चीज़ थी। MRF बेटा, जॉबर्स, हाँ ना, कितना एफिशिएंटली काम हो जाता था। बियर मार्केट सर, बियर, खैर ये चीज़ अगर मान लो तुम्हें 1992 स्कैम से नहीं भी पता चलती तो मैं आपको बताता था। बियर कभी भी देखो 2 पैरों पे खड़े होकर ऐसे पंजा मार के नीचे गिराता है। बुल को देखना, बुल कभी भी ऊपर उठाता है, तुमको मारने के लिए ऊपर उठाता है, तो वहां से बुल एंड बियर की, वैसे बुल एंड बियर की ये तुमको फितरत बता दी। पर होता क्या था, पहले यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ना बुल बुल की फाइट करवाते थे, बियर बियर की फाइट करवाते, फिर वो बोर हो गए, फिर उन्होंने लायन को ले आए, लायन और फिर ग्लैडिएटर्स को लेकर आ गए। यानी कि क्या किया सर, उन्होंने इंसान और शेर्स की लड़ाई करवाना चालू कर दिया। तो वो ऐसा क्रॉस ओवर करते थे, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग उनको बुल और बियर की फाइट लगती थी, बुल और बेयर, क्योंकि देखो तो सर दोनों का बिल्कुल नेचर अलग, एक गिराकर मारने वाला, एक उठाकर मारने वाला था। बात समझ में आ रही है आपको मेरी। तो वहां से सर बुल एंड बेयर लाए, लेकिन ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं से भी बुल और बेयर को ले आए, वो लेकर इसलिए है क्योंकि एक्चुअली इनकी लड़ाई होती थी। बुल फाइट भी आपने देखी होगी, बुल फाइट देखी आपने, मैटाडोर्स करते हैं, बुल फाइट होती है, मैटाडोर्स रहते हैं। मैटाडोर पता है आपको, वो लाल कपड़ा लेके ऐसे खड़ा रहता है, तो ये बहुत चीज़ें होती है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स लेकर आए। तुम स्टॉक मार्केट में देखो ना, कभी भी नए नए टर्म्स को अप्रिशिएट किया जाता है। अकाउंट्स में देखो सदियों से कॉन्सेप्ट ही नहीं बदले, टर्म्स ही नहीं बदले, यहाँ पर एटलीस्ट नए नए टर्म्स आते रहेंगे हमेशा। चलिए सर, बियर्स की बात करते हैं। सर बियर्स यानी मार्केट को खींचना, पेसिमिज्म है मार्केट के अंदर। द स्टॉक मार्केट प्लेयर्स, दी स्टॉक मार्केट प्लेयर्स, वहां पे देखो बार बार 1992 स्कैम जो बोला है ना, उसके अंदर बार बार वो बोलते हैं बुल एंड बियर की लड़ाई है, बुल एंड बियर की लड़ाई। तो बियर्स क्या है सर, मंदेड़िया, प्राइस को खींचते हैं नीचे। दीज स्टॉक मार्केट प्लेयर्स आर पेसिमिस्ट, ये बोलते हैं मार्केट गिरेगा, ये बोलते हैं मार्केट गिरेगा। बियर मार्केट यानी कि सर बियर्स क्या होता है, मार्केट गिरेगा ये बोलने वाले लोग, और बियर मार्केट यानी कि सर मार्केट ही बियरिश हो गया, वो गिरना चालू कर दिया उसने। बियर्स यानी कि प्लेयर्स, बियर्स यानी प्लेयर्स, और बियर मार्केट यानी बियर वाले का मार्केट है, अब तो मार्केट गिर रहा है। द मार्केट इन विच द स्टॉक प्राइजेस आर कंटिन्यूसली फॉलिंग। अब उल्टा बुल मतलब जो सर ऑप्टिमिस्टिक है, नहीं नहीं शेयर का प्राइस बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और बुल मार्केट मतलब मार्केट सच में बढ़ गया। सर बुल को तो
कलर ब्लाइंडनेस होता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता रेड क्लॉथ ही क्यों देखता है वो, क्या मालूम अपने को। बियर अर्न कैसे करते हैं, इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, या फिर बाय एट हाई सेल एट लो, सॉरी सेल एट हाई बाय एट लो। ये लोग क्या करते हैं, आज शेयर को बेच देते हैं 100 रुपये में, और ये बोलते हैं 3 दिन बाद शेयर गिरेगा, तो 3 दिन बाद 80 में बाय कर लेते हैं। आप बोलोगे ऐसे कैसे पॉसिबल है, बताऊंगा स्टॉक मार्केट के वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसमें एक परेशानी जाती है कि यार आपको मार्जिन बहुत होल्ड करना पड़ता है और सेम डे स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है पोजीशन, देखेंगे कभी। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, आस्क। आस्क को ऑफर भी बोला जाता है। सर आस्क इज द रेट, पढ़िए, आस्क इज द लोएस्ट प्राइस एट विच द ओनर इज विलिंग टू सेल हिज सिक्योरिटी। आस्क प्राइस को ऑफर प्राइस भी बोला जाता है, कम से कम इतने में बेचने को रेडी, उसको आस्क बोला जाता है। बिड यानी बायर, बाइंग रेट, ज्यादा से ज्यादा इतना दूंगा, मतलब मैं बोल रहा हूं मैं ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए देने के लिए स्टॉक के लिए रेडी हूं, वो बोलता है मैं कम से कम 101 में तो बेचूंगा, ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। फिर क्या होगा सर, एक नया बंदा आ जाएगा और बोलेगा मैं 100.5 में बेचने के लिए रेडी हूं, एक बायर आ जाएगा बोलेगा मैं 100.5 में खरीदने के लिए रेडी हूं, इनका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। कभी भी तुमने स्टॉक मार्केट में देखना बेस्ट फाइव रहते हैं, बाइंग के साइड भी और सेलिंग के साइड भी। सर इंट्राडे में ही पॉसिबल होगा आज सेल, हाँ, नहीं तो आपको मार्जिन मेंटेन करनी पड़ती है बहुत बड़ी, आपको एक ह्यूज मार्जिन मेंटेन करनी पड़ती है वहाँ पे, वो तकलीफ वाला काम है, आपको बार बार पोजीशन मेंटेन करके रखनी पड़ती है, एंड दैट्स रियली डिफिकल्ट, दैट्स रियली डिफिकल्ट। पैसा लगता है सर उसके लिए, कंटिन्यूस पोजीशन बनाए रखने के लिए पैसा लगता है, इसलिए तो डिलीवरी वाले लटकते हैं। बिड प्राइस यानी मैं मांग रहा हूं, ऑलवेज बिड प्राइस कम ही रहता है, लेकिन एक पॉइंट आता है मार्केट में जब बिड और आस्क सेम हो जाते हैं ना, बिड रेट और आस्क रेट सेम हो जाते हैं, ट्रांजैक्शन हो जाता है। बिड रेट आस्क रेट सेम हुआ, एग्जीक्यूट हो गया ट्रांजैक्शन, ये मार्केट के बाहर चले थे, इनको मिल गया, एक को बेचना था बेच दिया, एक को खरीदना था खरीद लिया। तो भैया बिड रेट यानी बाइंग रेट, आगे दिया है क्या, हाँ दिया है, बाइंग रेट। आप कभी भी देखो आपकी मम्मी जाती है किसी शॉप पे, तो मम्मी क्या बोलती है, वो बिडिंग करती है, बिड करती है, ज्यादा से ज्यादा भैया इतना दूंगी, 100 रुपए दूंगी। वो बेचने वाला बोलता है बहन जी कम से कम 105, इससे नीचे नहीं जाऊंगा, तो वो 105 पे अटक गया, बोला कम से कम इतने में तो बेचूंगा, ये बोलते मैं ज्यादा से ज्यादा 100 में दूंगी। तो ये होता है बिड रेट आस्क रेट। अब ये कॉन्सेप्ट अपन कम यूज करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेसलाइन। बेसलाइन पढ़िए क्या बोला है, दिस इज द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रेडिंग डे which is used to determine day minimum, day maximum and the operational range of that day। चलिए दिखाते हैं आपको, चलिए जी आपको दिखा देते हैं ये सारी चीज़ें। मैं मनी कंट्रोल पे नहीं जाऊंगा, मनी कंट्रोल के लायक नहीं हो अभी, तुम छोटे हो, मैं तुम्हें सीधा सीधा गूगल पे दिखा देता हूँ। शेयर होल्डिंग करनी ही पड़ती है, इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं, कोई शेयर का बात करो, चलो अपन एरोस JSW एनर्जी की बात करते हैं, तो क्या ये शेयर आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ सर, सर ये देखिएगा, यहाँ पे आपको एक हल्की सी लाइन दिखेगी, कहाँ पर, ये हल्की सी लाइन, दिस इज द बेस लाइन। ये आज का ओपनिंग का भाव था, आज का ओपनिंग, बेटा आपको पता है अकाउंट्स के अंदर क्लोजिंग बैलेंस अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस होता है, स्टॉक मार्केट में ये नहीं होता। कल रात को, कल शाम को जो क्लोज हुआ या कल दोपहर में जो क्लोज हुआ, आज वो ओपन होगा, ना 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 ना, बिल्कुल ये गलती मत बोलना। मार्केट में मूवमेंट आता है, मार्केट इज कंसिडर्ड एज अ लिविंग एनिमल, ये एक जीवित इंसान की, एनिमल की तरह कंसिडर किया जाता है, ये कभी भी मूवमेंट लेता है। तो ये है बेस लाइन। अब जरा देखना सर इसका ओपनिंग कितना था, यहाँ पे देखना इसका ओपन कितना था सर, 65.95, 65.95, और बेटा ये क्लोज कितने पे हुआ आज, 63.90। कितना गिरा ये, कितना गिरा ये, कैलसी लेते हैं सर। ये ओपन हुआ 65.95 पे, क्लोज हुआ ऊपर दिखा है 63.9,
अब ये 63.9 कैसे आया ना, अगर आप मनी कंट्रोल में जाके चेक करेंगे तो ना ही आपको एक भी रेट नहीं दिखेगा, 63.9 कहीं नहीं दिखेगा, इससे एक ज़्यादा रेट दिखेगा, इससे कम रेट दिखेगा। LTP है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है ये। खैर छोड़ो, 2.05 डिवाइडेड बाय 65.95 करिए, आपका आंसर आ जाएगा 3.108 विच इज दिस। कहाँ गया ये वाला सर, ये 2 रुपए गिरा है। अब कई बार क्या है ना, BSE का रेट और NSE का रेट अलग अलग भी होता है, अलग अलग एक्सचेंज का माइन्यूट सा डिफरेंस रहता है। सर मॉड्यूल में 2 टर्म है, बिड एंड ऑफर, सेम है ना, मैंने तो सिनोनिम्स की तरह यूज करना चालू कर दिया ना उन्हें। क्या नहीं, बिड एंड ऑफर एक साथ कैसे यूज करेंगे? बायर मैक्सिमम कितना, तुम किसी शॉप पे गए तो तुम क्या बोलते हैं, भैया मैं मैक्सिमम इतना देने के लिए रेडी है, तो बायर कभी अपना मैक्सिमम बताता है, सेलर बेचने वाला बोलता है मैं मिनिमम इससे नीचे नहीं बेचने वाला, तो सेलर हमेशा अपना मिनिमम कोट करता है, बायर हमेशा अपना हाईएस्ट कोट करता है। खुशी जांगरा भेज दीजिएगा मुझे डाउट आपका, वो फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा, वो उन्होंने किस टर्म में बोला होगा, क्योंकि कई बार ना बिड और आस्क को एक साथ यूज किया जाता है स्प्रेड बताने के लिए, जिसको बिड आस्क स्प्रेड बोला जाता है। तो बाइंग रेट और सेलिंग रेट के बीच के डिफरेंस के लिए भी कई बार तुम्हारे लिए बिड एंड ऑफर का कुछ तो भी बोला होगा। डन सर, BSE में पैसा लगाने से फ़ायदा है कि एक ही बात है, माइन्यूट सा डिफरेंस रहता है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो चांस ही नहीं, क्यों डिफरेंस आएगा, डिफरेंस क्यों आएगा, कोई चांस ही नहीं है। जब दोनों कंपनी सेम है, अलग अलग मार्केट में बिक रही है, अरे पार्ले का बिस्किट एक जगह मिल रहा है दूसरी जगह भी मिल रहा है, तो डिफरेंस आने की चांसेस नहीं है। हल्का सा डिफरेंस आ जाता है कई बार, एक मार्केट में ज़्यादा बायर कई बार, लेकिन 10-20 पैसे का फ़र्क रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला तुम्हें। डिफरेंस इन BSE एंड NSE, it is an example of arbitrage। अंकित, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्बिट्राज बट डेफिनेटली इट इज नॉट अलाउड। पता है क्या होगा ऐसे समय, ऐसे समय तूने BSE से बाय कर लिया और NSE में सेल कर दिया, तो NSE में तेरे पास -100 स्टॉक दिखेगा और BSE में तेरे पास +100 दिखेगा। तेरी पोजीशन दोनों जगह ओपन है, तेरी पोजीशन दोनों जगह स्क्वायर ऑफ हुई नहीं, यानी एक जगह तेरे अकाउंट में एक जगह +100 दिखेगा, एक जगह -100 दिखेगा, एक जगह तेरे को पैसे देने हैं, एक जगह तुझे पैसे लेने हैं, ये दोनों आपस में थोड़ी सेटल करते बैठेंगे। वो अलग अलग दुकानदारों के पास गए, एक से उधार किए, एक को उधार दिया, थोड़ी वो आपस में सेटल कर बैठेंगे, तो वो अलाउड नहीं है। मैंने पूछा है, मेरे ब्रोकर से पूछा है। क्लोज प्राइस देख लिया आपने, सर द फाइनल प्राइस एट विच द स्टॉक इज ट्रेडेड ऑन अ गिवन पर्टिकुलर डे, द फाइनल प्राइस सर, जिसको LTP बोला जाता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। कभी भी आप देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, मनी कंट्रोल ओपन करके दिखा देता हूँ, LTP लिखा रहता है, समझा भाई। श्रीनिवास नहीं अलाउड। चलिए SBI कार्ड का देख लेते हैं, आज गिरा है स्टॉक, इसका रिजल्ट थोड़ा ख़राब आया। बेटा यहाँ पे एक वर्ड आएगा LTP, देखता हूँ मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, बिड एंड ऑफर, बिड एंड ऑफर अलग अलग है सर, यहाँ पे दोनों दिया है, ये BSE दिया है, ये NSE दिया है, माइन्यूट सा डिफरेंस है, ये देखो 807.25, ये 807.5, ठीक है, तो माइन्यूट सा डिफरेंस रहता है पर फर्क नहीं पड़ता इससे। फिर सर देखना, बिड का उल्टा ऑफर, बिड देखो 46, उसका उल्टा ऑफर, आस्क भी बोला जाता है। ओपन प्राइस दिया है, प्रीवियस क्लोज दिया है, ओपन प्राइस दिया है, डे हाई डे लो सारी चीज़ें, 52 वीक हाई 52 वीक लो, और इसके अंदर यहाँ पे सेंटिमेंट्स भी बताए जाते हैं, आपको स्वॉट एनालिसिस भी करके दिया जाता है। बेटा यहाँ देखो बीटा भी लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको बीटा, और क्या अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जो मैं आपको बता सकूं। ये पता है 860.25 क्या है, एक बार तुम
बिड रेट और आस्क रेट देखना, आस्क रेट तो भैया अलग ही दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा बेटा, बिड रेट कितना है सर, बिड कितने में कर रहा है, मेरे को 804 में दे, और ये क्या बोल रहा है मैं 804.30 में बेचेगा, और लास्ट ट्रांजेक्शन कितने में हुआ 807.05 में, ये बोल रहा है मेरे को 804 में दे, ये बोल रहा है 804.30 से नीचे नहीं देने वाला मैं, लेकिन पिछले कुछ बायर्स और सेलर ने 807.5 में ट्रेडिंग कर ली। ठीक है, तो चलिए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, वैसे तो इसमें पूरा दिन रात निकल जाए। नेक्स्ट इज लिमिट ऑर्डर। ये लिमिट ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। लिमिट ऑर्डर में क्या लगा दिया जाता है, फॉर एग्जांपल ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल टर्मिनोलॉजीज है। लिमिट ऑर्डर्स में क्या करते हैं जनरली, मैं बोल देता हूँ कि ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने 100 में खरीदा है, जैसे ही 105 को टच हो जाए बेच दे, ऑर्डर लगा दिया। जैसे ही ये 90 को टच हो जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लॉस हो रहा है सर, शेयर गिर रहा है और शेयर गिरता हुआ मैं सहन नहीं कर सकता, लिमिट लगा दूंगा 90 पे बेच देना। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा है, 80 का चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ 70 का हो जाएगा तब खरीद लूंगा, तो मैं एक लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ, 70 में आया तो खरीद लेना। अरे प्रैक्टिकली डे इन डे आउट अपन यही करते हैं, अपन थोड़ी दिन भर बैठे रहते हैं प्राइस चेक करते बैठते हैं, लिमिट ऑर्डर्स लगा देते हैं। द ऑर्डर टू बाय और सेल अ शेयर एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, सर अभी प्राइस कुछ और चल रहा है, मुझे किसी और प्राइस में खरीदना है, किसी और प्राइस में बेचना है, जब भी वो प्राइस हिट हो जाएगा, जब भी वो प्राइस ट्रिगर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, चले जाएंगे। द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली एट द स्पेसिफाइड लिमिट प्राइस और इवन बेटर। तो सर मैंने ऑर्डर प्लेस किया 90 में, मेरे को शेयर मिलना चाहिए, 90 में खरीदना चाहता हूँ, सडनली शेयर 85 का हो गया, वो 85 में खरीद लेगा, क्योंकि 85 में खरीदना इज बेटर थिंग ना। अरे 90 में मैं मांग रहा था, लेकिन उसने तो 85 में खरीद के दे दिया, बेटर। द लिमिट ऑर्डर इज सेट्स अ मिनिमम प्राइस द सेलर इज विलिंग टू एक्सेप्ट एंड मैक्सिमम प्राइस दैट द बायर इज विलिंग टू पे। यानी मैं बोल रहा हूँ लिमिट ऑर्डर सेट कर दिया कि भैया 100 का शेयर खरीदा 150 में बेचना है, तो जैसे 150 को टच हुआ मेरा शेयर बिक जाएगा। मेरे को एक शेयर खरीदा है मैंने 100 का, और मुझे लगता है शेयर गिरने वाला है, या फिर मेरे पास शेयर नहीं है, मुझे लगता है शेयर गिरने वाला है, मेरे को 50 में खरीदना है, तो मैं ऑर्डर लगा दूंगा लिमिट ऑर्डर 50 रुपये आए तो शेयर खरीद लेना। ऐसे लिखते नहीं है वहाँ पे, लिमिट ऑर्डर की मैं क्वांटिटी प्लेस करनी पड़ती है, 50 टच हुआ शेयर अपने आप आ जाता है, नहीं तो ऑर्डर चलता रहता है। इज दिस क्लियर? डन। नेक्स्ट है बुक क्लोजर। बुक क्लोजर एक ऐसा समय रहता है जब कंपनी अपने रजिस्टर को क्लोज रखती है, ठीक है, मेंबर्स उसको चेक नहीं कर सकते। द डेट बिटवीन द कंपनी कीप इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्लोज फॉर अपडेटिंग प्रायर टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड डिक्लेयर करने की ना एक प्रॉपर कट ऑफ डेट रहती है कि भैया अगर मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि आज क्या डेट है, आज जैसे 23 अक्टूबर है, तो मैं बोलता हूँ कि 30 अक्टूबर को जो भी मेरे शेयर होल्डर्स आएंगे उनको डिविडेंड मिलने वाला है। तो भैया बाइंग सेलिंग शेयर की नॉर्मल चल रही है, 1 नवंबर आ गया, ठीक है, 1 नवंबर आ गया, अब डिविडेंड के लिए कौन एंटाइटल्ड है, डिविडेंड के लिए वो लोग एंटाइटल्ड है जो 30 तारीख को मेरे शेयर होल्डर्स थे। हो सकता है यहाँ पर अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, शशांक, ये जो है शशांक ओमर जो है, ये 30 तारीख को शेयर होल्डर थे, पर इन्होंने 1 तारीख को शेयर बेच दिया। सवाल ये आता है इनको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, चेक किया जाएगा 30 तारीख को कौन बंदा मेरा शेयर होल्डर था, तो पता चला 30 तारीख तो शशांक था, 1 तारीख को मैं था, तो डिविडेंड किसको मिलेगा, शशांक को मिलेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसलिए बुक क्लोजर किया जाता है, कुछ टाइम के लिए बंद करा जाता है ताकि मुझे पता चले कि कौन मेरा शेयर होल्डर उस पर्टिकुलर डेट को था, उसको मैं दूंगा। अब डिविडेंड पता चला मैं 5 नवंबर को दे रहा हूं, पर कोई बात नहीं, आदित्य सर ने 1 तारीख को शेयर परचेस किया, वो एंटाइटल्ड नहीं है, 30 तारीख को ओनर नहीं थे कंपनी को, 30 तारीख को जो ओनर था उसको मिलेगा। सर लिमिट को स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं। देखो लिमिट और स्ट्राइक प्राइस में हाई थोड़ा सा मार्जिनल डिफरेंस है, पहले स्ट्राइक प्राइस आता है उसके बाद लिमिट ऑर्डर हिट होते हैं आपके, ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता दूंगा कि थोड़ा सा डिफरेंस रखने को बोलते हैं, प्राइस थोड़ा हाई रखने के लिए बोलते हैं, बता दूंगा आपको। कॉल ऑप्शन, ये बहुत बढ़िया चीज है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में क्या होता है, द ऑप्शन कॉल ऑप्शन, ऑप्शन दिया जाता है, ऑप्शन दिया है बेटा, आप पे कंपल्शन नहीं है, सो यू आर बीन गिवन अ राइट एंड नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय अ पर्टिकुलर स्टॉक एट अ स्पेसिफाइड डेट विद अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम।
तो बेटा हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। कई बार कुछ लोग मुझसे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं ना, आइए डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बात सुनिए। सर मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया, मैं बोल रहा हूं कि भैया ये शेयर रिलायंस का 2100 का है, ये 2300 का जाएगा, लगाओ शर्त मेरे साथ, ठीक है। तो शर्त लग गई, ये कॉल ऑप्शन के लिए मैंने एक प्रीमियम पे कर दिया, समझो 40 रुपए का। तो अब शर्त यह है कि ये शेयर का प्राइस 2300 क्रॉस करेगा, तो मेरे को एक कॉल ऑप्शन मिलता है कि भैया ये शेयर अब तेरे को अगर मान लो 2300 क्रॉस करके चला गया, समझो चला गया 2500 में, तो तेरे को ऑप्शन मिलेगा कि तू 2300 में खरीद ले, क्योंकि तूने 40 रुपए दिए हैं। अब तुझे ऑप्शन मिलेगा कि तू 2300 रुपए में शेयर परचेस कर ले। सर बहुत क्रिटिकल हो रहा है, सर शेयर चल रहा है 2100 का, मैं बोलता हूं ये शेयर 2300 को तोड़ के आगे जाएगा। मैंने बोला जाएगा तो जाएगा, नहीं बोले जाएगा पक्का जाएगा, मैंने बोला शर्त लगाते नहीं जाएगा, ये बोलता है जाएगा, तो मैं बोलता दे मेरे को 40 रुपए दे, मैंने 40 रुपए दे। मैंने बोला अगर ये शेयर 2300 रुपए को क्रॉस करके गया, 2300 रुपए को क्रॉस करके गया, तो उसके ऊपर जितना है, समझो शेयर 2500 चला गया, तो मैं तेरे को शेयर 2300 में खरीदने दूंगा, मैं तेरे को खरीद के दूंगा वो शेयर 2300 रुपए में, तू मेरे को 2300 देना, मैं तेरे को 2500 का शेयर खरीद के दूंगा। तो इसने शर्त लगाई और शर्त के 40 रुपए गए। अगर मान लो बेटा इस शेयर का प्राइस 2290 ही रह जाता, तो इसके 40 रुपए डूब गए। अगर शेयर 2400 रुपए चला जाता, तो 2300 रुपए के ऊपर कितना गया, 100 रुपए। तो अब इसके पास ऑप्शन है कि शेयर मार्केट में चल रहा है 2400, ये 2300 में खरीद सकता है, बट एक्चुअली कोई खरीदता बेचता नहीं है, सिर्फ 100 रुपए मुझसे ले लेता है, ठीक है। फिर ये बंदा आएगा, ये बोलेगा मैं शर्त जीत गया, तो मैं बोला ठीक है तू 2300 रुपए दे, मैं तेरे को 2400 रुपए का शेयर खरीद के देता हूं। तो तुम बोलोगे कि मतलब सर आपकी जेब से 100 रुपए जाएंगे, एक काम करो मत खरीद मत बेच, एक काम कर मुझको 100 रुपए दे दे। तो बेसिकली आप ये कॉल ऑप्शन क्यों एक्सरसाइज करते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कि शेयर खरीदना है तो 2300 में खरीद लेना, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, डिफरेंशियल अमाउंट ले लो। तो कॉल ऑप्शन में ज्यादा घुसो मत, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में घुसो मत, पुट बिल्कुल इसका अपोजिट है, प्लीज घुसो मत इसके अंदर, क्योंकि ये जब सीए फाइनल में जाएंगे ना, तब अपन वहां पे डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ेंगे, डेरिवेटिव के अंदर डिटेल में समझ में आएगा अपने को। बात क्लियर है आपको? कॉल ऑप्शन कोई भी लगा सकता है ना, अपन भी कॉल एंड पुट खेल सकते हैं। मतलब क्या है सर, एक तरह से स्पेकुलेशन है कि आपको कुछ एक प्रीमियम अमाउंट देना है उसके अंदर, ठीक है, शर्त लगाने की कीमत देनी है 40 रुपये। अगर मान लो वो प्राइस को स्ट्राइक ही नहीं करता, 2300 रुपये को करते हैं ना, आपका कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाता है। मेरे को एक बात बता, अगर मान लो तुझे 2300 रुपये में खरीदने का ऑप्शन दिया है और स्टॉक 2250 चल रहा है, तो मुझे बताओ तुम 2300 रुपये में क्यों खरीदोगे स्टॉक अगर 2250 में चल रहा है। हाँ, अगर वो 2300 को आगे तोड़ के गया 2400 में, तब तुम अपनी शर्त को एक्सरसाइज करोगे, तुम बोलेगे मैंने बोला था 2300 को क्रॉस करके गया, देख 100 रुपये ऊपर गया, दे मेरे को 100 रुपये दे। तो यहां पर क्या किया जाता है बेटा, यहां पर सिर्फ आप प्राइस डिफरेंशियल एंजॉय करते हो। हाँ, लेकिन अगर आप शेयर अपने पास रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो, तुमको ऑप्शन दिया है, कंपल्शन नहीं है, या तो डिफरेंस 100 रुपये ले लो या तो 2300 का शेयर परचेस कर लो, जो चाहिए वो कर सकते हो। स्टॉक मार्केट गोज डाउन, जब स्टॉक मार्केट गिरता है ना, तो लोगों को लगता है कि मेरे जो पैसे हैं, ध्यान से सुनना, मेरे पैसे स्टॉक मार्केट में सेफ नहीं है, मुझे चाहिए एक सेफ एसेट, तो उनको गोल्ड नजर आता है, गोल्ड में चले जाते हैं। फिर जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है उनको लगता है अरे गोल्ड तो इतना रिटर्न दे नहीं रहा, तो स्टॉक मार्केट में चले जाते हैं। पर कई बार ना ये पैरेलल मूवमेंट भी दिखाते हैं, कभी कभी अजीब सिचुएशन हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं बेटा कमर्शियल पेपर पे, सीपी। सो कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये एक प्रोमिसरी नोट है, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। सर डिबेंचर बोलो, बॉन्ड बोलो, ये सारी चीज़ें अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। आपको डिबेंचर भी इन्होंने बोला अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, तो ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, ये सेम बॉन्ड के जैसा ही है, ये अनसिक्योर्ड है। लेकिन यहां पर कमर्शियल पेपर इशू करने वाला बंदा लार्ज फर्म होना चाहिए, और आपको भी कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख इतने ही इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो बेटा ये जरा पढ़ना, आपको समझ में आएगा। कमर्शियल पेपर इशू कौन कर सकता है, जिसको पैसे की जरूरत है। मुझे आज पैसे की जरूरत है, आदित्य शर्मा को पैसे की जरूरत है, तुम्हारे पास आएगा बोलेगा सेठ मेरे से कमर्शियल पेपर ले ले, कमर्शियल पेपर है तू मुझसे ले ले, 1 लाख रुपए दे। तुम बोलोगे कि कोई सिक्योर्ड विक्योर्ड है या नहीं, मैं बोलूँगा सिक्योर्ड नहीं है, मैं तेरे को ज़्यादा रिटर्न दूंगा, मेरे पे भरोसा कर, मैं लार्ज कंपनी हूँ।
मेरा टेंजिबल नेटवर्क 5 करोड़ का है, मेरा वर्किंग कैपिटल बेस 5 करोड़ का है, मेरी लिस्टेड कंपनी है, क्रिसिल से मेरी रेटिंग हो चुकी है, बहुत सारी कंडीशन है, मैं इंटर में पढ़ाऊंगा। तुम बोलोगे मैं बहुत सज्जन और पवित्र कंपनी हूँ, लगा दे मेरे में पैसा। फिर भी भैया रिस्क तो रिस्क है। तो ऐसे समय इसमें कितने पैसे लिए जाते हैं? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। ये 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख से क्या समझ में आ रहा है? सर बड़े लोग ही पैसा लगा सकते हैं, तो बड़े लोगों का पैसा डूबा भी ना तो इकोनॉमी को इतना फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो कमर्शियल पेपर क्या है सर? ये प्रॉमिसरी नोट है, बड़ी कंपनीज इशू कर सकती है, 1 लाख या उसके डिनोमिनेशन में होना चाहिए। एंड हैविंग अ इंटरेस्ट रेट समवॉट बिलो द प्राइम लेंडिंग रेट ऑफ कमर्शियल बैंक। मतलब अगर मैं बैंक से बोरो करूंगा तो 12% लग रहा है, मैं तुम्हें बोलूंगा तू 10% ले ले मुझसे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है अंकित, मैंने पिछली बार भी बताया था रीज़न, फिर सेम चीज़ पूछ रहे हो। पिछली बार सेम मैंने बताया था, रिलायंस का 2300 में इतना सा शेयर मिल रहा है, एमआरएफ का 65,000 में इतना बड़ा शेयर मिल रहा है, तो भैया तू ज़्यादा ज़मीन खरीदेगा तो तेरे को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना, कम ज़मीन खरीदेगा कम पैसे। अरे ये 1 स्क्वायर फीट है 2300 में, ये 1000 स्क्वायर फीट है 65,000 में, तो ऑब्वियसली ज्यादा जमीन है तो भैया ज्यादा पैसा लगेगा। वो स्टॉक स्प्लिट करता नहीं है, ऐसा नहीं होता कि जिसका शेयर का प्राइस बढ़ा वो कंपनी चाहिए। ऐसे तो तुम बोलोगे रिलायंस तो ब्रिटानिया से भी पीछे है, आइशर मोटर से भी पीछे, ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसा नहीं होता है। रेंज करता है वो, 3 मंथ से लेकर कितना भी हो सकता है, कमर्शियल पेपर कितना भी हो सकता है। डिफेंसिव स्टॉक, एमसीक्यू है इस पे। डिफेंसिव स्टॉक ऐसा स्टॉक रहता है जो इकोनॉमिक डाउनटर्न में भी तुमको रिटर्न देकर जाए। डिफेंस मतलब क्या होता है सर? बचाव करना। तो जब मार्केट गिरता भी है ना तो ये स्टॉक भी तुमको पैसा देके जाता है। जनरली फार्मा कंपनीज डिफेंसिव स्टॉक होती है। तो स्टॉक दैट प्रोवाइड अ कांस्टेंट डिविडेंड एंड स्टेबल अर्निंग इवन इन द इकोनॉमिक डाउनटर्न। सर गिरते मार्केट में भी आपको डिफेंड करेगा, बचाएगा ये। सर ऐसा हो सकता है एक कंपनी के शेयर हमने खरीदे और उस कंपनी, उसकी कंपीटिंग कंपनी में के शेयर के प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन हम उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर करा दी तो फिर कॉम्पिटिटर की प्राइस। अरे क्या बोल रहे भाई, तुम्हारे पास क्या पावर है एफआईआर करने? कैसे एफआईआर कर सकते हो तुम उस कंपनी के लिए? और कल करके आप कुछ नहीं होता ये एफआईआर वगैरह, तुम्हें लगा कंपनी का छोटी मोटी चीज़ है क्या? रातों रात सारी चीज़ें गायब कर देती, कितना पॉलिटिकल रीच रहता है। ऐसा थोड़ी होता है हमने एफआईआर कर दिया। हाँ अगर तुम्हारी एफआईआर में लिटरली दम है, कुछ है, अगर कोई तगड़ी चीज़ है तो ऑब्वियसली बेटा, अगर तगड़ी चीज़ है तो मार्केट में न्यूज़ आएगी, कंपनी बढ़ेगी गिरेगी कुछ तो होगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी एमसीक्यू। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब कुछ भी सर, डीड हो सकता है, कैश हो सकता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी रिटर्न ऑथेंटिकेटेड एविडेंस है कि कोई तो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है। सर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है आप लोगों के बीच में, ये प्रूव करने के लिए रिटर्न एविडेंस को अपन बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो भैया कैश, डीड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक, कमर्शियल पेपर, सर ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? मैंने आपको कमर्शियल पेपर इशू किए, मैंने कमर्शियल पेपर इशू किए, क्या बताते हैं कमर्शियल पेपर? हमारे बीच में 1 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। मैंने बॉन्ड इशू किए 50 लाख के, तो ये बताता है 50 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ। मैंने डीड बना के दी कि भैया ये रेट पे मेरे पास इतना इतना पैसा आया है, क्या बताता है? ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो एविडेंस है कि ट्रांजैक्शन हुआ है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर? सब कुछ, डीड, कैश, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी ट्रांजैक्शन होने दो, इसका रिटर्न रिकॉर्ड। नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं है, कमर्शियल पेपर का मतलब ब्लू चिप कंपनी, ऐसा बोला नहीं है, पर हाँ मान सकते हो। नेक्स्ट है पीई रेशो। पी रेशो नहीं, इनकम स्टॉक, अ सिक्योरिटी दैट हैज अ सॉलिड रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट एंड ऑफर डिविडेंड हायर देन कॉमन स्टॉक। तो सर इनकम स्टॉक वो होता है जो आपको रेगुलर इनकम देता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। जो कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है ना, उस वो मैच्योरिटी स्टेज में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स वगैरह बहुत कॉन्सेप्ट है, वो छोड़ दो। डिफेंसिव स्टॉक, इकोनॉमी गिर रही है तो भी रिटर्न देता है। इनकम स्टॉक का सॉलिड रिकॉर्ड है कि हमेशा रिटर्न देता ही देता है। ठीक है। पीई रेशो, प्राइस टू द अर्निंग रेशो। सर क्या होता है प्राइस टू द अर्निंग रेशो? प्राइस टू द अर्निंग रेशो क्या होता है? प्राइस अपॉन अर्निंग, फॉर्मूला है इसका प्राइस अपॉन अर्निंग। पी रेशो का फॉर्मूला है प्राइस अपॉन अर्निंग्स।
द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर बोला जाता है पी रेशो। पी रेशो बहुत हाई भी हो सकता है, बहुत लो भी हो सकता है, इसके बेसिस पे जज नहीं किया जा सकता कंपनी को। चलिए यहाँ पी रेशो दिया है क्या कंपनी का, नीचे दिया रहता है वैसे तो। इसका पी रेशो ही नहीं दिया। देखो पी रेशो दिया है, इंडस्ट्री का दिया है, इसका कैलकुलेट नहीं करके दिया, मैं दूसरे का दिखाता हूँ। पता है इसका पी रेशो क्यों नहीं दिया है? क्योंकि ये कंपनी बहुत नई है, रिसेंटली इसका आईपीओ है, इसने ईपीएस बनाया ही नहीं अपना। कोई पुरानी कंपनी लेते हैं अपन, रिलायंस उठाते हैं, रिलायंस का पी रेशो डेफिनेटली दिया होगा, कुछ भी हो जाए उसको तो दिया ही होगा। देखो रिलायंस का पी रेशो 43 है और इंडस्ट्री का 39.12 है। तो ये बोले पी रेशो एक इंडिकेटर है, पर इसके बेसिस पे कोई जजमेंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे कोई जजमेंट नहीं पास करना। इसका डिविडेंड का परसेंटेज देखो बेटा, डिविडेंड का परसेंटेज कितना है, 65% डिविडेंड, यानी इसका जो भी क्या बोलते हैं इसको, फेस वैल्यू। बेटा ये 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू है, इसने कितना डिविडेंड दिया है तुमको, 6 रुपये 50 पैसे डिविडेंड दिया। आप बोलोगे क्या कचरा है, 2100 का शेयर खरीदूँ 6 रुपये 50 पैसे डिविडेंड। हाँ, इसलिए कभी भी हम डिविडेंड की लालसा से किसी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते, कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए करते हैं। ज़रा चेक करें इस शेयर का भाव क्या है। अरे वाह, ऊपर मेरी ऐड आई थी अभी, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, मेरी ऐड आ गई, ज़्यादा नहीं बढ़ा जी, सही है, शशांक कोमर सही है। सर वैसे सर अगर फिर जेन्युइन हुई तो जिसके शेयर हमने खरीदे उसका प्राइस बढ़ेगा, इसलिए तो फंडामेंटल में अपन पैसे लगाते हैं प्रक्षल, कभी भी अपन फंडामेंटल्स में पैसे लगाते हैं। फॉरेन करेंसी आ सकता है कि सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में? हाँ आ सकता है, एनीथिंग जो आपने कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किया है, इसको एविडेंस है। तो पी रेशो क्लियर हुआ बेटा, प्राइस अपॉन अर्निंग, प्राइस अपॉन अर्निंग, ये बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। स्ट्राइक प्राइस आ गया सर, द प्राइस एट विच द होल्डर ऑफ एन ऑप्शन कैन बाय और सेल द सिक्योरिटी दे होल्ड व्हेन द ऑप्शन इज एग्जीक्यूटेड। अभी मैंने रिसेंटली एक एग्जांपल लिया था कि शेयर चल रहा है 2200 रुपये में, मैं बोल रहा हूँ कि 2300 के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये 2300 रुपये की मैंने शर्त लगाई, मैंने बोल दिया 2300 के ऊपर जाएगा, जितना भी इसके ऊपर गया उतना गेन मेरा, ठीक है। 2300 के नीचे गया मेरे 40 रुपये तू खा लेना। 2300 के नीचे रह गया, अगर मान लो 2299 भी रह गया, खा ले मेरे पैसे। लेकिन ये स्ट्राइक प्राइस है, ये प्राइस हिट हो गया और इसके बाद शेयर अगर चला गया 2400 रुपये में, 100 रुपये दे मेरे को, चल। स्ट्राइक प्राइस जहां पे आपका ऑप्शन एक्सरसाइजेबल हो जाता है, जहां पे आप अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। बात समझ में? स्ट्राइक प्राइस, सर स्ट्राइक प्राइस यानी कि कैसा प्राइस आ जाता है, अब आप आपके ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था आपका, ये एक अग्रीमेंट चल रहा था, ये एक ट्रांजेक्शन चल रहा था, ये ऑप्शन मिला था आपको, 2300 टच हो गए, आप हिट कर सकते हो। पर बेटा एक चीज चेक करना, अगर शेयर का प्राइस 2330 रुपये हुआ तो 2300 के कितने ऊपर गया, ये सर 30 रुपीज ऊपर गया, पर फिर भी मेरा लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने सर 40 रुपये का प्रीमियम पे किया। 30 तो लिया आदित्य से, लेकिन 40 रुपये मेरे को देने भी पड़े थे आदित्य। अगर ये 2340 गया तो मैंने 40 रुपये कमाए 2300 के ऊपर, लेकिन 40 रुपये प्रीमियम भी गया। तो अगर ये 2350 तक जाता है तब जाके मुझे कुछ रिटर्न मिल पाएगा। 50 रुपये रिटर्न मिला, 40 रुपये देखो मैंने आदित्य को दिए थे प्रीमियम के लिए, 10 रुपये अर्न किया। तो एक्चुअली 2300 इज द स्ट्राइक प्राइस, पर नो प्रॉफिट नो लॉस वाला पॉइंट 2340 हो रहा है। अगर प्राइस 2300 हो गया देन वापस कम, 2310 हो गया ना तो एग्जिट मार लेना। जब तक प्राइस बढ़ा है तब तक एग्जिट मार लो, प्राइस कम हो गया तो फिर गया ना भाई। सर लिमिट ऑर्डर कितने टाइम वैलिड रहेगा? नहीं, पहले डे वैलिडिटी भी रहती थी, अब वो वर्ड यूज करते हैं, मतलब कितने भी टाइम के लिए रहता है। पहले शाम तक, शाम नहीं बोल सकते, दोपहर तक 315 320 330 तक होल्ड करना, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, नया ऑर्डर लगाना पड़ता था। अभी तो जब तक आपको लगा के रखना है चलता ही रहेगा। आपने आज लगा दिया, 5 दिन बाद वो रेट आया तो भी चलेगा, अब लगा सकते हैं। वो वर्ड है एक शॉर्ट फॉर्म है उसका, वो याद नहीं। यील्ड, बेटा ये वर्ड याद रखना, यील्ड। यील्ड कैसे निकालते हैं सर? रिटर्न जितना आपको मिला
डिवाइडेड बाय प्राइस एट द बिगिनिंग। ये भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, कितने रुपए लगा के कितने रुपए मिले। इट इज द मेजर ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन द परसेंटेज टर्म। स्टॉक यील्ड इज कैलकुलेटेड बाय करंट प्राइस ऑफ द शेयर by dividing the current price of the share by annual dividend paid by the company। फॉर एग्जाम्पल आपको कंपनी ने डिविडेंड दिया 200 रुपये और आपने शेयर परचेज किया है 5000 का, समझो 5000 का शेयर परचेज किया है, कितना आ रहा है ये? 4% डिविडेंड मिला आपको, 4% यील्ड है। यील्ड यानी कि सर मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में आपको कितना डिविडेंड मिला। सेम लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज द मेजर ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन परसेंटेज टर्म। द स्टॉक यील्ड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द करंट प्राइस ऑफ द शेयर बाय एनुअल डिविडेंड पेड। उल्टा बोल दिया, एनुअल डिविडेंड बाय करंट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल इफ द करंट प्राइस ऑफ द शेयर इज 100 एंड डिविडेंड इज 5 रुपीज, तो यील्ड कितने आएगा? 5%। सर 5 रुपये मिला 100 रुपये लगाने पे। समझाइए सर, यील्ड का मतलब समझा, यील्ड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सेम है। एक बार थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा मैं चाहता हूँ कि आप लोग जान लो। लेट से बेटा मुझे 5 रुपये का रिटर्न मिला और मैंने शेयर परचेज करा था 500 रुपये में, तो मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला? 1%। और यील्ड का मतलब क्या है? मेरे को 5 रुपये डिविडेंट मिला और अभी शेयर का प्राइस चल रहा है 500 रुपये ही, तो ये भी यील्ड है। लेकिन यहाँ पर क्या चेक किया जाता है बेटा? डिनोमिनेटर में लिया जाता है मैंने कितने पैसे लगाए, और यहाँ पर क्या चेक किया जाता है? करंट मार्केट प्राइस। इसका एक और दूसरा तरीका है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। लेट्स से मैंने एक शेयर परचेज किया 100 में, बॉट, और सर सेल करा मैंने 200 रुपये में। सेल नहीं करते हैं पे काम करते, सेल नहीं करते हैं। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 150। ध्यान से सुनना सर, मैंने शेयर खरीदा, दिख नहीं रहा होगा आपको, मैंने शेयर खरीदा 100 में और करंटली वो चल रहा है 150। सर मैंने शेयर 1 साल पहले खरीदा था, आज शेयर चल रहा है 150। इन बिटवीन आज कंपनी ने 5 रुपये डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो क्या आप बता सकते मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? सर मैंने 5 रुपये अर्न किए 100 रुपये लगा के 5%, पर डिविडेंड यील्ड कितना है? सर 5 रुपये मिल रहे हैं, आज 150 रुपये कोई लगाएगा तो यहां पर डिफरेंस क्या है? कितने रुपए लगाए, और यहां पर क्या है? आज का प्राइस। यील्ड में कभी भी करंट मार्केट प्राइस होता है, तो ये कितना आएगा? 3.75, 3.33। देयर इज लिटिल डिफरेंस बेटा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कितने रुपए लगाने पर, एंड यील्ड का मतलब है कितने रुपए मिले आज के प्राइस के कंपैरिजन में, करंट मार्केट प्राइस। तो दोनों में डिफरेंस है, हो सकता है प्राइस सेम भी रहे। मैंने देखो यहाँ पे बताया कितने रुपए लगाए, क्या करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, ये भी है। अरे ये समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया तो मैं वापस बताऊं। स्टॉक मार्केट थोड़ी टेढ़ी खीर है। 100 में शेयर खरीदा, आज शेयर हो गया 150 का। कंपनी ने 5 रुपये डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो मैं मम्मी के पास गया, मम्मी मैंने 5 रुपये कमाए। मम्मी बोली कितने रुपए लगाए? मैंने बोला 100 रुपये लगा के 5 रुपये कमाए। वाह, 5%। मम्मी ने पूछा यील्ड कितना है? मैंने बोला मम्मी 5 रुपये मिले और आज ये शेयर चल रहा है 150 का। तो अच्छा, मैं बोले कि 3.33% यील्ड है, यानी कि ये शेयर आज की डेट में 3.33% कमा के दे रहा है। तेरे लिए 5% रिटर्न है, पर अगर आज कोई खरीदता है तो उसके लिए 3.33% रिटर्न है। नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेट्स कंप्लीट फ्यू मोर कॉन्सेप्ट, देन विल रैप अप। नेक्स्ट है बेटा आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या होता है? आर्बिट्राज इज द प्रोसेस ऑफ simultaneously buying and selling securities from different market in order to exploit the price difference। हो सकता है सर मैंने यूएस मार्केट से कुछ स्टॉक परचेज या करेंसी परचेज करी, मैंने यूएस मार्केट से रुपी डॉलर परचेज किया 70 रुपए के हिसाब से, और वही जापानीज मार्केट के अंदर कितना चल रहा है सर? 72 में चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा? इंटरनेट पे इंस्टेंट ऑर्डर प्लेस करूंगा, 70 में खरीद 72 में बेच दे। ये अलाउड है, ये अलाउड है। एनएससी से बीएससी, बीएससी से एनएससी अलाउड नहीं है, पर ये अलाउड है।
तो हम क्या करते हैं सर, साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, सस्ती जगह से खरीद के इंस्टेंटली, फिजिकल डिलीवरी नहीं लेते हैं, डायरेक्ट इधर से 70 खरीदा, इधर 72 में बेचा, बायर और सेलर इन दोनों को मिला देंगे, आपस में खरीद लेंगे, मैं बीच का ब्रोकरेज आर्बिट्राज चार्ज कर दूंगा। तो आर्बिट्राज इज द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ टू आइडेंटिकल कमोडिटी और इंस्ट्रूमेंट। दिस साइमल्टेनियस सेल एंड परचेस इज डन इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस वेरिएशन इन टू मार्केट। एग्जाम्पल, एक नेशन से 50,000 में गोल्ड खरीदा और साइमल्टेनियसली दूसरे नेशन में 52,000 में बेच दिया। बास्केट ट्रेडिंग यानी पूरा का पूरा फंड उठाना है, ईटीएफ उठाना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, पूरा का पूरा इंडेक्स खरीदना। अब अगर मान लो निफ्टी आपका चल रहा है 12,000 का, इसका मतलब ये नहीं आप 12,000 का खरीदे, आप चाहे तो उसका 120 रुपए का भी टुकड़ा खरीद सकते हैं। पूरा का पूरा 1 किलो सोना खरीदने की जरूरत नहीं, अगर आपको सोना खरीदना है 10 ग्राम भी तो खरीद सकते हो ना। तो आप बास्केट ट्रेडिंग करते हो। बास्केट ट्रेडिंग का मतलब क्या, एक साथ मल्टीपल शेयर्स बाय कर लेना, ठीक है। द बास्केट ट्रेडिंग फैसिलिटी बाय विच इन्वेस्टर आर इन द पोजिशन टू बाय और सेल ऑल 30 स्क्रिप्ट्स ऑफ सेंसेक्स इन द प्रपोर्शन ऑफ करंट वेट इन वन गो। सर एक साथ खरीदना है, एक साथ बेचना। जैसे अगर मुझे निफ्टी बाय करना है, बेटा निफ्टी कितने का है, निफ्टी 11,930 है, ठीक है। निफ्टी कितना बड़ा सर, आज 0.28% बढ़ा। मैं पूरा, मेरे को अगर निफ्टी खरीदना है तो पॉसिबल नहीं है, 12,000 कहां से लाऊंगा, मैं खरीद लूंगा निफ्टी 20। सर ये उसी का टुकड़ा है, सर ये उसी का टुकड़ा है, लगभग जैसे निफ्टी बढ़ता है निफ्टी 20 भी वैसे ही बढ़ता है। तो दोनों में लगभग सेम प्रकार का मोमेंट होता है, मार्जिनल डिफरेंस होता है सर, वो भी क्योंकि वॉल्यूम यहां पर ज्यादा होगा कम होगा उस पर डिपेंड करता है, पर इन लोगों का मोमेंट सेम ही चलता है। सर वो उसी का बच्चा है ना। करेंसी मार्केट में कर सकते हैं, अभी तुम बहुत छोटे हो आर्बिट्राज करने के लिए, पैसा भी नहीं है तुम्हारे पास। बदला, सर बदला क्या होता है, सर बदला यानी कि रिवेंज नहीं, बदला यानी कि आप एक ट्रांजेक्शन को आज एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आपने बोला भैया मैं शॉर्ट सेल मारेगा, मैंने बोला मारते शॉर्ट सेल, 100 में खरीदेगा, 100 में बेचेगा, 50 में खरीदेगा, पर हुआ क्या, तुमने 100 में बेच दिया, अब तुम्हारी खरीदने की बारी थी 50 में, लेकिन शेयर का प्राइस चला गया 120। ओ भाई साहब 100 में बेच दिया मैंने और प्राइस कम होने की जगह बढ़ गया, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा मेरे ब्रोकर को, ये भाई सुनना, ये ट्रांजेक्शन को कैरी फॉरवर्ड करते, कल गिर जाएगा ये शेयर, तो बोलेगा ठीक है, इसको बोला जाता है बदला। लेकिन इसके बदले आपको 2 चीजें देनी पड़ती है, एडिशनल पैसा देना पड़ता है मार्जिन कल करके तू भाग न जाए, और कॉन्टेंगो देना पड़ता है यानी बदला चार्जेस देने पड़ते हैं। ये जो तेरे लिए सेटलमेंट को एक पीरियड से आगे ले जा रहा है ना, इसके चार्जेस देना और मार्जिन मनी भी देना, एडिशनल ट्रांजेक्शन कर रहा है एडिशनल पैसा देगा। MCX नहीं, वो कमोडिटी का है। सर कभी ऐसा हुआ है मार्केट 3:30 के बाद, नहीं ऐसा हमारे लिए अलाउड नहीं है, ब्रोकर्स के लिए अलाउड रहता है, और आधा घंटा विदाउट परचेज भी सेल कर सकते हैं, हाँ उसी को शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। और बोलेंगे कैसे होता है, ये करके बताऊंगा किसी दिन, एक शेयर की शॉर्ट सेलिंग करके बताऊंगा। नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल गेन यील्ड, ये नहीं भी पढ़ा तो चलेगा। कैपिटल गेन यील्ड मतलब आपको कितना कैपिटल गेन हुआ है डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस। तो आपको 2 चीज़ें मिलती है, एक तो डिविडेंड मिलता है और एक शेयर का प्राइस बढ़ता है। जो शेयर का प्राइस बढ़ा है उसको बोला जाता है कैपिटल गेन। सो कैपिटल गेन ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन द बिगिनिंग। सर आपने शेयर खरीदा था 100 में, 8 शेयर हो रहा है 150 का, आपको डिविडेंड मिला है 5, तो मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करता हूँ, 5 डिवाइडेड बाय 100, ये ROI है। अब कैपिटल गेन कितना हुआ सर, देखो 100 का शेयर 150 हो गया 100 रुपये लगाने पर, तो मेरा कैपिटल गेन 50% है। तो मैंने 2 चीज़ें अर्न करी बेटा, 5% डिविडेंड अर्न किया, 50% कैपिटल गेन अर्न किया। कैपिटल गेन समझा आपको, समझा होगा। हेज, हेज मतलब रिस्क कम करना। समझो मैंने $1,00,000 का इंपोर्ट किया है, मैंने $1,00,000 का इंपोर्ट किया। क्या किया बेटा, मैंने $1,00,000 का इंपोर्ट किया। आज रेट चल रहा है 70 और मैं सोच रहा हूं कि आगे जाके रेट कहीं 80 हो गया तो मेरी जेब से जो 70 लाख जाने वाले थे कहीं वो 80 लाख में चले जाएंगे। मैं बैंक के पास जाता हूं, मैं बैंक को बोलता हूं ये भाई 1 लाख रुपए ले मुझसे, कमीशन ले ले, और अपन एक रेट फिक्स कर देते हैं 72 रुपए में, 72 रुपीज। तो मार्केट में कुछ भी रेट होने दो, 72 रुपए में ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है।
तो ये मैंने क्या किया, खुद को हेज कर लिया, रिस्क से बचा लिया। तो हेजिंग इज द प्रोसेस बाय विच यू कवर योर सेल्फ फ्रॉम द रिस्क, आप खुद को रिस्क से बचा लेते हैं। सो हेज इज अ स्ट्रेटेजी दैट इज यूज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न। अब आप बोलेंगे सर बदला और उल्टा बदला बना, बदला एंड उल्टा बदला, ये उल्टा बदला क्या है? तुम अपनी मर्जी से कोई टर्म इनोवेट मत करो, उल्टा बदला। सर अब आप बोलोगे बैंक क्या एड़ा है क्या, कल करके रेट 80 चला गया तो बैंक तो इसको 72 रुपए के हिसाब से देगा, बैंक 80 से खरीदेगा, इसको 72 में देगा, बैंक अपने लॉस करेगा? बैंक लॉस नहीं करेगा बेटा। जिस तरीके से इंपोर्टर को डर है कि रेट इतना हो जाएगा, एक्सपोर्टर को भी डर है कि भैया मेरे को 1 लाख डॉलर आने वाले हैं, आज रेट चल रहा है 70, कल करके रेट 60 हो गया तो मैं काम करता हूँ, मैं जाता हूँ तुरंत बैंक के पास और उसको बोलता अपन रेट फिक्स कर लेते हैं। तो रेट फिक्स कर लिया जाएगा 69। तो ये क्या करेगा बेटा, बैंक 69 में इससे बाय करेगा डॉलर्स और 72 में इसको बेच देगा। सर बैंक बहुत चालू रहता है, तो बैंक भी खुद को साइमल्टेनियस हेज कर लेता है। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए बहुत बड़े हैं, ये सब डेरिवेटिव मार्केट्स में आएंगे। डेरिवेटिव में कल आसानी से समझाऊंगा, इसको टाइम लगेगा। हेज तक सब समझ में आया कि मुझे बताइए? बस खत्म कर रहा हूं, मैंने बताया ना, रेट 72 हो गया तो वो 69 में खरीद लेगा, वो वैसे भी 69 में खरीदेगा। क्यों सर? क्योंकि एक्सपोर्टर को लगता है कि रेट 60 में चला जाएगा, तो बैंक के पास जाता है, बोलता है चल ना भाई अपन रेट 69 में फिक्स कर लेते हैं। तो 69 में रेट फिक्स कर लेता है, उससे डॉलर लेता है 69 में और इसको डॉलर दे देता है 72 में। तो बैंक कभी भी साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग कर लेता है। बदला का मतलब होता है, लेट से मैंने आज शॉर्ट सेल मारा, मैंने बोला भैया मैंने शेयर्स बेच दिए, रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का शेयर मैंने 2300 में बेच दिया, नेगेटिव 2300, मेरे यहाँ पे नेगेटिव शेयर्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को ना आज के आज ही शेयर्स बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। पर मेरे को एक बात बताओ, मैंने शेयर्स 2300 में सेल किया, प्रॉफिट अर्न करने के लिए आज शेयर का प्राइस गिरना चाहिए, शेयर का प्राइस 2100 रुपये जाना चाहिए, तभी मैंने सेल किया 2300 में, बाय किया 2100 में, तो ही मेरे को 200 का प्रॉफिट होगा, तो भैया फायदा है। पर क्या हुआ, मार्केट आवर्स में ये शेयर 2300 के नीचे गिरने की जगह 2400 बढ़ गया। अरे मैं बोला अरे भाई मैंने 2300 में बेच दिया, अब मुझे सेटलमेंट करनी पड़ेगी, बाय करना पड़ेगा एक शेयर, तो 2400 देने पड़ेंगे, नुकसान हो जाएगा। तो मैं मेरे ब्रोकर को बोलता है भाई सुन, ये ट्रांजेक्शन को कर कैरी फॉरवर्ड, यानी सेटल मत कर, 2400 में खरीद मत प्लीज, इसके बदले मैं तेरे को 2 चीजें देता हूँ, एडिशनल 100 रुपये देता हूँ गिरवी रखने के लिए, साथ ही साथ तू कुछ चार्जेस ले ले, लेकिन ये सेटलमेंट मत कर, क्या क्लोज मत कर, क्या पोजीशन, इसे बोला जाता है बदला। आप इतना याद रखो, कैरी फॉरवर्ड करना ट्रांजेक्शन को फ्रॉम वन सेटलमेंट डेट टू अनदर सेटलमेंट डेट। सर बैंक ओपन करने में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है? मुझे क्या पता भाई, मुझे क्या पता बैंक को कितना लगता है, मैंने नहीं खोला बैंक आज तक। यस अब आप जा सकते हैं, दैट्स इट। सुन लो मेरी बात, कल अपना इको पूरा हो जाएगा, डन हो जाएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, कल इको का चैप्टर 7 हो जाएगा, यानी टेस्ट के लिए हम रेडी हो जाएंगे। आज रात को एक पोस्ट आएगा, प्लीज़ उसको शेयर करना, आज भी और कल भी, परसों भी करते रहना दोपहर तक, परसों शाम को आपकी टेस्ट होने वाली है। कल मैंने आज 69 तक का टारगेट रखा था, 63 पे होल्ड कर रहा हूँ, और कल का टारगेट है 100, मंडे का टारगेट है 124, ट्यूसडे को जितना हुआ सो हुआ, ठीक है, जितना हुआ सो हुआ देखेंगे। सर हेज बताओ, ठीक है, क्लास हो गया है, मैं हेज एक बार वापस से बता रहा हूँ। सर दिस इज इम्पोर्टर, इम्पोर्टर ने ना $1,00,000 का इंपोर्ट किया है 3 महीने के क्रेडिट पीरियड पे, आज रेट चल रहा है 70। और एक है एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर ने ना $1,00,000 का एक्सपोर्ट किया है,
$1,00,000 का एक्सपोर्ट किया है 70 3 महीने के लिए। इसको क्या डर है भैया कि मेरे को ना 3 महीने बाद 70 लाख देना है, ठीक है, पर रेट अगर गलती से 80 हो गया तो मेरी जेब से तो 80 लाख चले जाएंगे, क्योंकि सर मैं तो उसको डॉलर दूंगा, तो मुझको 80 रुपये के हिसाब से $1 परचेज करना पड़ेगा, $1,00,000 80 लाख के हो जाएंगे। एक्सपोर्टर को डर लगता है कि भैया रेट कल करके 60 हो गया तो आज मेरे पास $1,00,000 आने वाले, 70 रुपये के हिसाब से कन्वर्ट करूंगा 70 लाख आएंगे, कल करके रेट गिर गया तो 60 लाख आएंगे। तो दोनों घबराए हुए हैं, दोनों के पास रिस्क है सर। ये जाते हैं बैंक के पास, बैंक को बोलते हैं बैंक एक काम करना, सुनना, अपन ने एक रेट फिक्स कर लेते, मेरे को बहुत अंदर से धुक हो रहा है कि रेट 72 जाएगा, ठीक है, 80 तक जाएगा। अपन एक काम करते हैं, एक ट्रांजेक्शन करते हैं कि रेट कुछ भी होने दे, चाहे 0 होने दे, चाहे 1 लाख होने दे, चाहे कुछ भी होने दे, तू मुझे 72 में दे देगा, तू मेरे को 72 में सेल कर देना, ठीक है, तू मुझे $1.72 में देना, ठीक है। तो ये बोलता ठीक है, पैसा लाना थोड़ा सा, तो बोलता ठीक है 1 लाख रुपए ले कमीशन। ये एक्सपोर्टर आता है, उसके बाद बोलते हैं मेरे को भी बहुत धुक हो रहा है कि रेट नीचे गिरेगा 60, मेरा पैसा चला जाएगा। एक काम करते ना, अपन फिक्स करते, तू कुछ भी रेट हो मेरे को 68 के हिसाब से दे देना, तो एटलीस्ट 60 लाख की जगह मेरे पास 68 लाख रुपीज आ जाएंगे कन्वर्जन के बाद। ये बोलते ठीक है, एक काम करना, पैसा देना, तो इसके पास कमीशन आ गया 2 लाख बैंक के पास। अब क्या होगा, 3 महीने बाद ये $1,00,000 इसको देगा या नहीं देगा? हाँ सर, $1,00,000 इसको देगा, और इसके बदले कितने रुपए ले जाएगा? 68 लाख लेकर चले जाएगा। तो बैंक के पास क्या आ गया बेटा? $1,00,000 आ गए इन और 68 लाख आउट। इसके पास अब ये $1,00,000 इसको दे देगा, इसको चाहिए थे ना, अब ये इसको कितने में बेचेगा सर? 72 में बेचेगा, तो $1,00,000 आउट हो जाएंगे, इसके पास चले जाएंगे, और इससे 72 रुपीज के हिसाब से 72 लाख ले लेगा। सर कुछ नहीं किया, 68 में खरीदने का वादा कर लिया और 72 में बेच दिया, 4 लाख तो यही कमा लिए और 2 लाख ये कमा लिए। पर सर इन दोनों ने खुद के रिस्क को कवर कर लिया। अरे कल करके रेट कुछ भी हो सकता था, कुछ भी रेट हो सकता था, तो इनका तो नुकसान हो जाता, आइदर ऑफ द पार्टी का नुकसान हो जाता, तो रिस्क से बचा लिया। अब जरा बैंक के बारे में सोचो बेटा, बैंक अगर रेट 90 भी चला गया ना तो बैंक को घंटा फर्क पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने 68 में बाय करके 72 में सेल कर दिया, 1 लाख बाय करके 1 लाख सेल कर दिया, एक्चुअल रेट से उसको कोई घंटा फर्क पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। मार्केट में कुछ भी रेट होने दो, उसने तो 68 में खरीदने का वादा कर लिया, 72 में बेचने का वादा कर लिया, बात खत्म हो गई ना सर। तो इन्होंने भी खुद को बचा लिया, इसने भी कमीशन कर लिया। अच्छा, ट्रांजेक्शन बहुत अच्छा हो सकता था, पता है कैसे? इसको धुक हो रही है कि रेट गिरेगा, एक को धुक हो रही है रेट बढ़ेगा, तो ये आपस में ही सौदा कर सकते थे कि तू मेरे को $1,00,000 देना, मैं तेरे को 70 लाख दे देगा, क्योंकि मेरे को तो आगे $1,00,000 पहुंचाने और मुझे तो पैसे चाहिए, तो तू मुझे 1 लाख दे दे, $1,00,000 दे दे, मैं तेरे को 70 लाख दे देगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप थोड़ी एक्सपोर्टर इंपोर्टर ढूंढते बैठोगे, तो बैंक बीच में इन्वॉल्व रहता है। हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं सर, लॉ का भी कुछ बता दो। समझ सब आता है, पर जब पढ़ते हैं तो वो हिट नहीं करता। करते हैं इसके बारे में बात। सर इट इज कंपल्सरी टू परचेज अगेन आफ्टर, यस, सेटल करना पड़ेगा ना, या नेगेटिव शेयर दिखेंगे, तुमने जो चीज़ बेच दी वो तुम्हारे पास है ही नहीं, तो ट्रांजैक्शन तो सेटल ऑफ करना पड़ेगा। चलिए जी, बहुत लेट हो गया है, मिलते हैं कल आपकी ये सारी क्वेरीज क्लियर करता हूँ। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।